हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। आज हम लोग एनटी यूजीसी नेट 2020 की जो एजुकेशन सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम हुआ था उसी एग्जाम से रिलेटेड 26 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से 25th जो क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिए। अभी चलिए 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement describe the major purpose of mental hygiene। तो जो मेंटल हाइजीन होती है उसका पर्पसेस क्या है। तो देखिए, पर्पसेस को समझने से पहले मेंटल हाइजीन क्या है वो जानना जरूरी है, तो उसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेंटल हाइजीन का काम होगा प्रिवेंट एंड कंट्रोल करना। ठीक है, प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना एंड मेंटेन करना किसको, मेंटल हेल्थ को। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंटल हेल्थ लिख देती हूँ। मेंटल हेल्थ को प्रिवेंट एंड मेंटेन करने का काम होती है मेंटल हाइजीन का। उसके साथ सिर्फ प्रिवेंट करना, ठीक है, यहाँ पर मेंटेन नहीं, यहाँ पर सिर्फ प्रिवेंट करने का काम होती है किसको, मेंटल डिसऑर्डर को। यहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर लिख देती हूँ, डिसऑर्डर को। ओके, अच्छा, अब हमें समझना होगा कि मेंटल हेल्थ एंड मेंटल डिसऑर्डर क्या है। देखिए, जो मेंटल डिसऑर्डर होती है वो मेंटल इलनेस से रिलेटेड है। अब मेंटल इलनेस का मतलब जैसे समझ लीजिए साइकोसिस, न्यूरोसिस, ये जो सारी मेंटल इलनेस होती है वो मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड है, और वही मेंटल डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने का काम किसका है, मेंटल हाइजीन। That not only prevent the mental disorder as well as prevent and maintain the mental health। तो वही मेंटल हेल्थ को प्रिवेंट एंड मेंटेन करेगा। तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होती है, व्हाट इज द कंसेप्ट और मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ। देखिए, मेंटल हेल्थ का मतलब है कि एज ए इंडिविजुअल और ग्रुपली जब आप खुद की कैपेबिलिटी को, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, उसके साथ साथ जो लाइफ स्ट्रेस होती है, हर एक इंसान की लाइफ पर कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहती है, राइट। तो वही जो स्ट्रेस होती है उस स्ट्रेस के साथ एडजस्टेबल होना ही एक मेंटल हेल्थ है। ठीक है, तो वही सारी मेंटल हेल्थ को मेंटेन एंड प्रिवेंट करने का काम होगा मेंटल हाइजीन का। अब चलिए, इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा वो देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिवेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, बिल्कुल सही। मेंटल डिसऑर्डर को प्रिवेंट करना अभी अभी हम लोग स्टडी किए। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इंडिविजुअल एंड ग्रुप, बिल्कुल सही। इंडिविजुअल एंड ग्रुपली मेंटल हेल्थ को यहाँ पर प्रिवेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, सेटिस्फैक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एस्टीम नीड ऑफ अ पर्सन, किसी का सिक्योरिटी को सेटिस्फैक्शन कर देना मेंटल हेल्थ का कोई रोल नहीं है, राइट। तो ये ऑप्शन गलत है। डिस्कवर करना, ऑब्जर्व करना एंड यूटिलाइज करना किसको, जो भी मेंटल इलनेस है उसको मेजर करते हुए हम लोग डिस्कवर एंड यूटिलाइजेशन करेंगे। तो यही मेंटल इलनेस किसके साथ रिलेटेड है, मेंटल डिसऑर्डर के साथ रिलेटेड है, और मेंटल डिसऑर्डर को कौन प्रिवेंट करती है, मेंटल हाइजीन, राइट। तो ये ऑप्शन डी भी सही होगा। नेक्स्ट ई ऑप्शन क्या है, प्रोमोटिंग बिटवीन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, किसी भी इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल ऐसे कोई रिलेशनशिप मेंटल हाइजीन पर नहीं होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो सही ऑप्शन है ए बी डी। तो देखिए, ए बी डी कहाँ पर है, ऑप्शन 2 पर है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब दो स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट सही है, या दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं, ये हमें यहाँ पर
देखना होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन फ्रॉइड्स पोस्टुलेशन ईज इज द ओरिजिनल सिस्टम of personality and behavior as psychic energy. It used the mechanism of pleasure principle and tension reduction mechanism. तो इसका मतलब है कि जो ईद ईगो इहम होती है, वहां पर जो ईद है, ईद का काम है कि जो भी प्लेजरनेस है उसको मेंटेन करना, कोई भी टेंशन यहाँ पर नहीं होगा, टेंशन को रिड्यूस किया जाएगा। और एज वेल एज ईद एक साइकिक एनर्जी है, बिल्कुल। जब हमने फ्रॉइड स्टडी किए थे, ये मैंने रिवाइज क्रैश कोर्स पर कराया था, मेंटल हाइजीन भी रिवाइज क्रैश कोर्स पर कराया था, और कंप्लीट क्रैश कोर्स पर भी करा रही हूँ। तो देखिए, ये जो सारी चीज़ है ये मैंने ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो जो लोग रिवाइज क्रैश कोर्स लिया था या फिर कंप्लीट क्रैश कोर्स कर रहे हो, तो उनके लिए ये सारी क्वेश्चंस कॉमन है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, जो साइकिक एनर्जी है वो ईद से रिलेटेड होती है। ईद भी एक साइकिक एनर्जी है। इसका मानना है कि जो भी आपकी इच्छा है, जिस काम करने से आपको आनंद मिलती है, वो काम करो। वो काम सही है या गलत है, ये सारी चीज इवेल्युएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ईद की नहीं है। ईद सिर्फ यहाँ पर बूस्टअप करती है हर एक इंडिविजुअल को कि जिस काम करने से आपको आनंद मिलेगा वो काम करो। तो जब भी मैं किसी चीज को करूंगी जिससे मुझे आनंद मिलेगा, तभी क्या होगा, मेरी टेंशन भी रिड्यूस हो जाएगा। तो बिल्कुल स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 डिफेंस मैकेनिज्म से आई है, राइट। तो यहाँ पर बोला गया कि ऑल डिफेंस मैकेनिज्म हैव टू क्वालिटीज। सभी जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है वहां पर दो क्वालिटीज होती है। दे डिनाई, डिस्टॉर्ट और फॉल्सिस रियलिटी एंड दे ऑपरेट अनकॉन्शियसली। मतलब जो भी रियलिटी है उसको मतलब नहीं मानना है, दूसरी चीज को मानना है। मतलब जो भी रियलिटी है, वास्तविक परिस्थिति है, वहां पर एडजस्टमेंट करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए अनकॉन्शियसली फॉल्सिस रियलिटी को यहाँ पर माना जाता है, वास्तव परिस्थिति को डिनाई किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज डिफरेंट मैकेनिज्म पर ही होती है। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज बोथ आर राइट, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, 28 क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान है, ये भी मैंने रिवाइज क्रैश कोर्स पर कराया था। तो चलिए देख लेते हैं पहले कि रिवाइज क्रैश कोर्स पर इसके संबंधित मैंने क्या क्या आप लोगों को स्टडी किया था। डिसलेक्सिया फर्स्ट ऑफ ऑल है। तो डिसलेक्सिया का मतलब क्या है कि आफ्टर पर्सन्स एबिलिटी टू एक्यूर प्रोसेस और यूज आइदर स्पोकन, रीड, रिटेन और नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन। तो किसी भी स्पोकन, रीड, रिटेन और नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन पर जब डिफिकल्टी दिखाई देते हैं तब वो डिसलेक्सिया है, राइट। तो यहाँ पर नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन का मतलब होती है ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, फंक्शनल लिटरेसी, ये सारी चीज। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया का मतलब क्या होती है, आपकी जो मोटर प्लान है, जो मोटर एक्टिविटी है वो इनेबल है, उस वहां पर कोई डिफिकल्टी आ रही है। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया का मतलब होती है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर राइटिंग पर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, लिखने में, लिखने के समय पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम होती है वो सारी चीज डिस्ग्राफिया पर आती है। ठीक है, यहाँ पर देयर में ऑल्सो डिफिकल्ट विथ स्पेलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेलिंग अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, बेसिक स्पेलिंग, वो भी डिस्ग्राफियर पर ही आएगा। डिसकैलकुलिया का मतलब होती है कैलकुलेट करना। अब 2 को 2 से ऐड करने को कहा किसी बच्चे को, मतलब सपोज कीजिए कोई 6 पर 7 पर पढ़ कर रहा है, तो वहां पर 2 को 2 से ऐड नहीं कर सकते, बेसिक कंसेप्ट नहीं है, तो वो क्या होगा, डिसकैलकुलिया पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है सॉरी, अटेंशन डिफिक्ट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको ADHD
ADHD कहा जाता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो ध्यान से पढ़ लीजिए। ADHD का फुल फॉर्म होती है अटेंशन डिफिक्ट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब किसी भी एक्टिविटी करने के समय पर आप हाइपर हो जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, अटेंशन नहीं रहती है आपकी, इम्पल्सिटिव होती है, ये सारी चीज ADHD पर आती है। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब चलिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि जो डिस्प्रैक्सिया होती है, ठीक है, वो किसके साथ रिलेटेड होगा। डिस्प्रैक्सिया देखिए मतलब होती है मोटर जो ऑर्गन्स होती है वहां पर डिफिकल्टी आना। मोटर ऑर्गन्स डिफिकल्टी मतलब ये जो मोटर कोऑर्डिनेशन है, फोर्थ पॉइंट, इससे रिलेटेड होगा। ओके, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट बी, बी पर क्या है, डिसलेक्सिया है। तो डिसलेक्सिया का यहाँ पर काम क्या होगा। डिसलेक्सिया का काम होती है जो भी आपकी डिफिकल्टी होती है लिटरेसी लैंग्वेज रिलेटेड पर, तो वो डिसलेक्सिया पर आ जाती है। तो बी हो जाएगा आपकी सेकेंड ऑप्शन। ओके, ADHD, ADHD पर मैंने क्या स्टडी किया था, डिस्ट्रैक्ट होना, हाइपर एक्शन करना, राइट। तो यहाँ पर देखिए सी कहाँ पर होगा, विदाउट नोइंग कंसिक्वेंस, डिफिकल्टी इन पेइंग अटेंशन, मतलब अटेंशन देने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाना। तो सी का सही ऑप्शन होगा 1। नेक्स्ट क्या है, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का मतलब क्या होती है, आपकी कैलकुलेशन, सॉरी, आपकी जो भी स्पेलिंग मिस्टेक कहिए, ठीक है, या फिर राइटिंग में डिफिकल्टी कहिए, तो वो डिसग्राफिया पर आ जाती है। तो ये ऑप्शन 3 पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये मैचिंग सही तरीके से दिया हुआ है ऑप्शन 4 पर, इसीलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, 29 क्वेश्चन, राइट स्कूल्स ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी एंडोर्स द फॉलोइंग मेटाफिजिक्स असर्शन। अब यहाँ पर एक कोटेशन दिया हुआ है, इस कोटेशन में से आपको देखना होगा कौन सी ऑप्शन सही है, कौन सी फिलोसफी की अकॉर्डिंग है ये कोटेशन। नेक्स्ट क्या है, सिंस द यूनिवर्स एग्जिस्ट इंडिपेंड, ठीक है, जो हमारी विषय होती है वो इंडिपेंड होती है, वो स्वतंत्र होती है ऑफ हस, हमारे लिए जो भी लॉज बनाते हैं वो हम बनाते हैं, उसको कंट्रोल भी हम ही करते हैं, ठीक है। तो लॉज को क्रिएट करना, कंट्रोल करने का काम किसका है, हमारा है। तो ये जो कंसेप्ट है वो किसने बताया, रियलिज्म ने बताया। क्यों रियलिज्म ने बताया मैं बताती हूँ, ये भी मैंने क्रैश कोर्स पर कराया था। तो अब देखो, मैंने जो क्रैश कोर्स पर कराया था उससे एक जो डायग्राम दिया था उसको आप लोगों के सामने मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पर डायग्राम से समझाया था, आप लोगों को बहुत सारी पॉइंट से समझाया था। तो अगर आप लोग डायग्राम भी सही तरीके से करके जाते तो ये ऑप्शन आई होप आप लोग सही देकर आए हो। तो देखो रियलिज्म का मतलब क्या होती है, यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल बिलीफ पर, स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव नहीं करती है। यहाँ पर रियल वर्ल्ड जो है, जो हमारे विषय है, जो यूनिवर्स है, वो नेचर से रिलेटेड है, ये बिलीव करती है रियलिज्म। अगर जो वर्ल्ड होती है, जो यूनिवर्स होती है, वो प्लूरलिस्टिक है, नॉट ओनली स्पिरिचुअल, नॉट ओनली नेचर, ठीक है। तो ये सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है, इसीलिए ये प्लूरलिस्टिक है। वर्ल्ड इज सेल्फ कॉज, ठीक है, यहाँ पर हम लोग खुद रूल्स को बनाते हैं, रूल बाय द कॉज एंड इफेक्ट, खुद हम लोग रूल्स को बनाते हैं, खुद हम लोग कंट्रोल करते हैं। वर्ल्ड एक मैकेनिज्म है, फिजिकल लॉज दैट यूनिवर्स, तो हम हमारी जो विश्व है वो लॉज से गठित हुई है। तो जब भी लॉज आएगा तो वहां पर रियलिज्म होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चंस पूछा था कि मैम कोटेशन को कैसे करूं, ठीक है। तो देखिए कोटेशन को रटना इतना आसान नहीं है, ठीक है। किसी को भी कोटेशन, सबकी सब फिलोसफी की कोटेशन याद नहीं रह सकती, इम्पॉसिबल है। तो आपको क्या करना होगा कि हर एक जो फिलोसफी होती है, मेरी अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो मैं ही बताऊंगी कि हर एक फिलोसफी का जो भी कंसेप्ट होती है वो आप लोग समझ कर जाइए, ठीक है। अब जो भी कोटेशन देगा तो उस कोटेशन की इनर मीनिंग क्या हो रही है उसको समझिए, अब उसको रिलेट करिए जी कौन सी फिलोसफी के साथ होगा, बहुत आसान हो जाती है, ठीक है।
तो इसीलिए देखिए जब भी लॉस की बात करेगी और ये भी बोला है कि लॉस हम लोग खुद बनाते हैं, खुद कंट्रोल करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा। अच्छा, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेम्ड इन समग्र शिक्षा, मतलब ये जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से समग्र शिक्षा पर कौन सी सबसेम्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समग्र शिक्षा जिस स्कीम्स को लेकर बनाया गया है वो है हमारी एसएससी, आरएमएससी एंड टीई, ठीक है। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगी। मैं हर एक जो भी न्यू कंसेप्ट है आप लोगों के लिए वो मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उन सभी न्यू कंसेप्ट को देखिए क्योंकि इसके रिलेटेड नेक्स्ट बार पूछा भी जा सकता है, तो इग्नोर मत कीजिएगा। तो देखिए एसएससी, आरएमएससी एंड टीई समग्र शिक्षा जो शिक्षा होती है, जो अभियान होती है, इसके अंतर्गत है। ओके, चलिए नेक्स्ट। इन सर्विस, ये तो मैंने फ्री पर यूट्यूब पर अपलोड किया था। इन सर्विस एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि फाउंडेशन कोर्स इन टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के लिए फाउंडेशन कोर्सेज से क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा। बिल्कुल नहीं, मैंने तो ये नहीं पढ़ाया इन सर्विस एजुकेशन पर। अब नेक्स्ट देखो क्या है, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या है कि यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम करो जिसके थ्रू आपकी स्किल्स डेवलपमेंट हो। आप जब भी इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए कोई ट्रेनिंग ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आपको ऑलरेडी कुछ स्किल्स पता है, राइट। तो आप वही स्किल्स और जो भी न्यू टेक्निक्स, न्यू भी जो भी आपकी टीचिंग मेथड्स आ रही है उन सभी के थ्रू आपकी स्किल्स को और भी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। तो स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब ही होती है आपकी जो भी क्षमता है टीचिंग की उसको और भी ज्यादा इम्प्रूव करना। तो इन सर्विस पर क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्किल्स डेवलपमेंट से होती है, बिल्कुल होती है, इसीलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कोर्स ऑन पेडागोजी। पेडागोजी से टीचर का कुछ नहीं होगा, हाँ स्टूडेंट्स का हो सकती है, मगर यहाँ पर टीचर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो ये सी ऑप्शन भी गलत होगा। इंडक्शन ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग से भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है, तो ऑप्शन डी भी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, माइक्रो सिमुलेशन फॉर कंपिटेंसी डेवलपमेंट। देखो बोला ही गया है कंपिटेंसी डेवलपमेंट, तो कंपिटेंसी डेवलपमेंट से भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है, राइट। तो ऑप्शन ई भी सही है। तो बी डी ई कहाँ पर है देख लो। चलो ऑप्शन 3 पर है बी डी ई। क्लियर, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, 32 ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस है। उसके अलावा ये आपकी मैंने जो भी अन अकेडमी है वहां पर भी कराया है। मैंने बार बार बोला था कि शॉर्ट टाइम है तो आप लोग एक बार अन अकेडमी पर जो फ्री लेसन्स मैंने प्रोवाइड किया है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए उनमें से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। आप यहाँ पर सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल्स है और दूसरी तरफ पावर रिसोर्सेस है, ठीक है। इसको मैच करना होगा। तो मैं यहाँ पर जो सही ऑप्शन है उसको ही डायरेक्ट बोल देती हूँ। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, ओके। तो यहाँ पर ए होगा 4 के साथ, कोर्सिव पावर के साथ, बी होगा 3 के साथ, रिवर्ट पावर सपोर्टिव स्टाइल पर, सी होगा 2 के साथ, इंफॉर्मेटिव पावर एंड डी होगा 1 के साथ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट पूछा गया, इस बार बहुत ही आसान है। अ स्टूडेंट हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, एक स्टूडेंट है जो कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है।
ही और शी वांट्स हेल्प इन मेकिंग द चॉइस ट्रेस ऑफ एजुकेशन। तो आप उनको चॉइस करना है कि कौन सी एजुकेशन वो लेंगे। तो यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी गाइडेंस होती है, ऑब्वियसली एजुकेशन गाइडेंस होती है, तो ये ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान है। देखिए सावित्री बाई फूले मैंने अनअकैडमी पर बहुत अच्छे से समझाया था, देखिए उसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस आया है। पीस एजुकेशन है, सावित्री बाई फुले ने पीस एजुकेशन कहा था, बिल्कुल नहीं। आर्ट एजुकेशन कहा था, बिल्कुल नहीं। हाँ शेड्यूल कास्ट के बारे में कहा था, बिल्कुल सही बात है। वुमेन एजुकेशन, बिल्कुल उन्होंने वुमेन एजुकेशन के बारे में ही पहले कहा था, यही पहला इंडियन वुमेन है जो कि वुमेन एजुकेशन के बारे में कहा था। चाइल्ड केयर एजुकेशन के बारे में उतना नहीं कहा था, मगर वुमेन केयर एजुकेशन के बारे में कहा था, इसलिए ऑप्शन ई सही नहीं है। तो सी एंड डी कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन पर है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। बहुत क्वेश्चंस आसान पूछा गया है इस बार। नेक्स्ट देखिए एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग कौन सी काउंसलिंग पर है, ये मैंने रिवाइज क्रैश कोर्स पर, कंप्लीट क्रैश कोर्स पर बहुत अच्छे से कराया था और आप लोगों ने कहा भी था कि इसके ऊपर फोकस कीजिए, इनमें से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। देखिए आ भी गया। तो यहाँ पर जो empathetic understanding of the client problem is traced in which type of counseling, कौन सी काउंसलिंग पर है, पहला है आपकी रैशनल प्रॉब्लम एनालिसिस बेस्ड काउंसलिंग, नेक्स्ट है पर्सन सेंटर्ड ह्यूमनिस्टिक्स अप्रोच डोमिनेटेड काउंसलिंग, रियलिटी बेस्ड डायरेक्टिव काउंसलिंग, बिहेवियरिस्टिक मॉडिफिकेशन बेस्ड काउंसिल। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑब्वियसली ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट फिर से देखिए 36 क्वेश्चन से स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 देकर पूछा गया। अब देखो स्टेटमेंट 1 पहले समझ लेते हैं कि अल्फा लेवल पर यहाँ पर 0.05 एंड 0.01 पावर होती है, राइट होती है। नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट 2 पर, क्या है, अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस लीड्स टू मोर पावर देन अ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है वो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस से ज्यादा पावरफुल होती है। बिल्कुल सही है। क्यों सही है चलिए समझते हैं। जो हाइपोथेसिस रिलेटेड डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल है वो भी मैंने रिवाइज क्रैश कोर्स पर एंड कंप्लीट क्रैश कोर्स पर कराया है। और देखिए उनमें से ही मैंने एक एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। पहले हम लोग समझेंगे नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल, फिर डायरेक्शनल पर आएंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज रिलेटेड टू देयर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट एक्टिविटी। ओके, तो जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो रिलेटेड है स्पोर्ट्स एक्टिविटी से। तो किस तरीके का रिलेशन है वो नहीं बताया, सिर्फ बताया कि एक रिलेशनशिप है। अब चलो इससे रिलेटेड ही मैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का एग्जांपल समझाती हूँ कि जो स्टूडेंट्स है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर पार्टिसिपेट किया है उनकी एकेडमिक जो भी परफॉर्मेंस है वो लोअर है, ठीक है। तो रिलेशनशिप है, किस तरह की रिलेशनशिप है वो यहाँ पर बोला है बहुत ही क्लीन वे में एंड प्रिसाइज वे में कि जो भी स्पोर्ट्स पर ज्वाइनिंग है, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर ज्वाइन किया है जो जो स्टूडेंट्स उनकी जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बहुत लो है, ठीक है। तो देखिए डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बहुत ही ज्यादा क्लियर है, that's why it is very strong rather than non directional hypothesis, okay। इसीलिए यहाँ पर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू, इसीलिए ऑप्शन जो 1 है वो सही होगा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर जाते हैं। Who among the following contribute the book entitled Savitri, a Legend and a Symbol? तो ये जो a Legend and a Symbols कहा है, ठीक है, इसकी बुक एंटाइटल्ड पर किसका कंट्रीब्यूशन था, श्री औरोबिंदु, ओके। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, नेक्स्ट एग्जाम पर ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट ग्राउंडेड थ्योरी, ये भी मैंने पढ़ाया था, राइट, यूट्यूब पर फ्री वीडियो अपलोड किया था ग्राउंडेड थ्योरी के ऊपर।
नेक्स्ट देखिए 38 क्वेश्चंस का कुछ ऑप्शंस है जिसको हम लोगों को सीक्वेंस वाइज यहाँ पर करेक्ट करना है, सीक्वेंस वाइज सजाना है। तो फर्स्ट क्या है, ग्राउंडेड थ्योरी पर फर्स्ट ऑप्शन है कोडिंग एंड मेमोइंग, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है डाटा कलेक्शन सैम्पलिंग डिजाइन, ऑप्शन सी पर है आइडेंटिफिकेशन द कोड वेरिएबल लीडिंग टू इट सैचुरेशन, ऑप्शन डी पर है कैटेगराइजेशन एंड कंपैरिजन, एंड ऑप्शन ई पर है थ्योरी वेरिफिकेशन एंड जनरलाइजेशन इमर्जिंग, राइट। ये देखिए मैंने जो जो की पॉइंट्स बताया था और स्टेप से बताया था, एक बार ग्राउंडेड थ्योरी को देखिए, मैंने स्टेप्स वाइज आप लोगों को समझाया था, वही चीज आई है। तो देखो पहला क्या होगा, पहला तो सैंपल को डिजाइन करना है, डाटा कलेक्ट करना है, तो ऑप्शन बी फर्स्ट स्टेप्स पर जाएगा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट कोडिंग एंड मेमोइंग, ये कोडिंग मेमोइंग का कंसेप्ट भी मैं बहुत अच्छे से समझा, तो ऑप्शन जो ए है वो सेकंड स्टेप्स पर जाएगा, ओके। नेक्स्ट थर्ड स्टेप्स पर क्या होगा, कैटेगराइजेशन कंपैरिजन, राइट, ये थर्ड स्टेप्स पर आएगा। अब फोर्थ पर आएगा ऑप्शन सी, जहां पर सैचुरेशन करना होगा, ओके। लास्ट फिफ्थ पर क्या होगा, जनरलाइजेशन एंड इमर्जिंग, जनरलाइजेशन करना इमर्जिंग करना ये भी मैंने बताया था। तो देखिए ऑप्शन फोर इज करेक्ट। अच्छा, 39 ये भी मैंने यूट्यूब पर फ्री अपलोड किया था, राइट। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या फंक्शन है, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है ये मैंने अच्छे से समझाया था आप लोगों को और बोला भी था बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। देखिए यूजीसी का क्या रोल होगा, यूजीसी का रोल यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है और यहाँ पर फंक्शन और रोल दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर समझना होगा हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या रोल होती है। यूजीसी का क्या रोल है, यूजीसी का रोल होगा आपकी जो हायर एजुकेशन है उसको मेंटेन करना, उसकी स्टैंडर्ड को रेगुलेट करना, राइट, ऑप्शन टू इज करेक्ट एक ही हिसाब से। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, नैक, नैक का रोल क्या है, एक्रीडिएशन करना, राइट। अच्छा, तो एक्रीडिएशन कहाँ पर है, देखो फोर्थ पर है, चलो फोर्थ पर लेके जाओ बी को, ओके हो गया। नेक्स्ट कैप, अच्छा कैप का रोल क्या है यहाँ पर, ऑप्शन सी, कैप का रोल होगा टू फॉर्मुलेट न्यू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ एजुकेशन, तो चलो सी को वन के पास लेके जाओ, हो गया। अब एनसीटीई ये इससे डायरेक्ट रिलेशन करती है टीचर एजुकेशन से, तो देखो टीचर एजुकेशन ऑप्शन थ्री पर है, बहुत ही आसान मैचिंग था इसका, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, हमारी ऑप्शन थ्री, ओके। चलिए नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, which theory Habermas is useful way to explore knowledge and its impact of students engagement? Habermas की जो थ्योरी है वो मैंने अन अकेडमी पर पढ़ा है, फ्री पढ़ाया है, ओके। तो ये जो हैबरमस की थ्योरी होती है उन्होंने थ्री नॉलेज के बारे में बताया था, तो वही थ्री नॉलेज कौन सी थ्योरी के ऊपर बेस करके आई है, नॉलेज कंस्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थ्योरी के ऊपर बेस करके आई है, ओके। तो ऑप्शन वन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस to curriculum objectives provide scope for meeting self-actualization need? करिकुलम की अप्रोचेस यूट्यूब पर मैंने फ्री वीडियो अपलोड किया था, एम आई राइट। तो देखिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैंने किसके ऊपर बोला था, कौन सी करिकुलम अप्रोचेस के अंतर्गत होती है, ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच के ऊपर, ठीक है। तो देखिए आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो जो कराया है उनमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा गया है, अगर मेरे इंस्ट्रक्शन को आप लोग फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपकी नेट क्रैक होगा, मगर इंस्ट्रक्शन को आप लोगों को फॉलो करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग advocate the role of cognitive molar concept and cognitive
किसने बोला था? ये भी मैंने रिवाइज क्रैश कोर्स पर एंड कंप्लीट क्रैश कोर्स पर करा है। किसने बोला था ये? मोलर एंड कॉग्निटिव कंसेप्ट, टॉलमैन ने। ओके, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक इंक्लूसिव एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन इंक्लूसिव एजुकेशन एज टू इंटीग्रेट द हैंडीकैप्ड विद जनरल कम्युनिटी एट ऑल लेवल्स इक्वल पार्टनर। तो यहाँ पर हर एक हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स होती है उसको मेन स्ट्रीम पर लेके आने को कहा, इंटीग्रेट करने को कहा, इक्वालिटी के ऊपर फोकस किया गया। ठीक है, उनकी जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उसको प्रिपेयर करने को कहा। तो इसके थ्रू क्या होगा, उनकी जो भी कॉन्फिडेंस है, जो भी करेज है, वो इंक्रीज होगा। तो इसने ये जो स्टेटमेंट है वो कौन प्रोवाइड किया था? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? UNCRPD, ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एज द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इनकी जो भी एजुकेशन से रिलेटेड डिस्कशन है, राइट टू एजुकेशन, वो कौन से आर्टिकल पर है? ये थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, इन डिप्थ क्वेश्चन पूछा गया इनमें से, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 24 होगा। तो इसका जो नोट्स है मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। UNCRPD की जो भी आर्टिकल्स है वो ऑल टोटल आर्टिकल्स है 50। देखिए 50 आर्टिकल्स है, ठीक है। तो सभी आर्टिकल्स मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 1 2 3 करके ऑल टोटल 50 आर्टिकल्स हुआ। ओके, यहाँ पर हर एक आर्टिकल से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी आर्टिकल में से कि आर्टिकल 3 पर क्या था, आर्टिकल 4 पर क्या था, या फिर क्वेश्चन पूछा गया एक्सेस टू जस्टिस, ये कौन सी आर्टिकल पर था, तो आपको बताना पड़ेगा आर्टिकल 30 पर था, ठीक है, 13 पर था। ठीक वैसे ही जो इक्वल एजुकेशन का है, देखिए एजुकेशन कौन से आर्टिकल पर रिलेटेड है? आर्टिकल 24 पर है। तो आर्टिकल 24 इसलिए करेक्ट ऑप्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 19 से 30 तक है, और भी मैं आप लोगों के सामने दिखा देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहाँ पर देखिए आर्टिकल 31 से 40 तक है, जहाँ पर 31 पर बोला गया स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा कलेक्शन कौन सी आर्टिकल पर है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन कौन सी आर्टिकल पर है। तो ये सारी आर्टिकल्स और उनकी जो भी कंसेप्ट है, ठीक है, कौन से आर्टिकल्स पर क्या है, इसको आप लोगों को पढ़ना होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 41 से 50 तक डिपॉजिटरी, आर्टिकल 41 पर सिग्नेचर, 42 पर कंस्टेंट टू बी बाउंड, 43 पर है इंटीग्रेशन जो ऑर्गेनाइजेशन होती है रीजियनल की, वो 44 पर है, ठीक है। तो ये सभी 50 तक आर्टिकल्स आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की लिमिटेशन क्या होती है? वर्क प्रोसीड्यूर गेट्स थ्रेडवर्ड। ओके, ऑप्शन 2 इज करेक्ट इसका। अब 46 क्वेश्चंस, which is the correct consequence of the task involve the development of the curriculum। तो जो curriculum development होती है उसका करेक्ट सीक्वेंस बताओ। अच्छा चलो, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फॉर्मुलेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो भी गोल्स है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, उसको फॉर्मुलेट करने को कहा। यहाँ पर ऑप्शन ए पर यही है। नेक्स्ट है एसेसिंग नीड्स, मतलब जो स्टूडेंट्स की नीड्स होती है उसको एक्सेस करो। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी, तो जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी होती है उसको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी के थ्रू आप कंटेंट को प्रोवाइड करोगे। ओके, नेक्स्ट सिलेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट, तो जो कंटेंट होती है कौन सी कंटेंट प्रोवाइड करोगे, तो वो कंटेंट को सिलेक्ट करना है। क्लास इवैल्यूएशन, ठीक है। तो देखो पहले हमें क्या करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो नीड्स होती है, ठीक है, और सॉरी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, स्टूडेंट्स का जो नीड्स होती है
उसको एक्सेस करना, क्योंकि पहले तो स्टूडेंट्स की बैकग्राउंड को देखेंगे, उनकी नीड, उनकी इंटरेस्ट, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एज, उस हिसाब से हम लोग करिकुलम बनाएंगे, करिकुलम की ऑब्जेक्टिव से ही करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पहले नीड्स को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की, फिर ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होगा। तो पहले नीड्स, देन क्या होगा, मैंने बता ही दिया कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करोगे। तो ऑप्शन बी फर्स्ट स्टेप्स पर आती है। सेकेंड स्टेप्स पर क्या आती है, फॉर्मुलेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट। अच्छा, अब देखो इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, अब ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कंटेंट को सेट करेंगे। पहले स्ट्रैटेजी को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी के थ्रू क्या प्रोवाइड करेंगे, कंटेंट। तो अगर कंटेंट ही सिलेक्ट ना किए हम लोग, तो कौन सी स्ट्रैटेजी पर क्या प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो इसीलिए हमें थर्ड स्टेप पर ऑर्गेनाइजेशन की जो कंटेंट है, जो भी विषय वस्तु देगा, करिकुलम पर इंक्लूड होगा, उसको यहाँ पर रेडी करना है, सिलेक्ट करना है। एंड नेक्स्ट क्या करना होगा, देखो नेक्स्ट हमें जो भी स्ट्रैटेजी है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, और ऑब्वियसली एट लास्ट इवेल्युएट करना होगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। ये कौन सी इनिशिएटिव पर आती है, कोर्स ईआरए जो कि हमारी मॉक से रिलेटेड है, ईडीसीए भी मॉक से रिलेटेड है, एंड ओपन स्टैक्स एंड ई ज्ञान कोश। तो देखो इसका सही आंसर मैं पहले बता देती हूँ, ई ज्ञान कोश होगा। क्यों ई ज्ञान कोश होगा, अभी समझाती हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला क्या है, ई ज्ञान कोश का मतलब समझ लो, फिर हम लोग ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज का मतलब समझेंगे। ई ज्ञान कोश प्रिजर्व करती है और एनेबल करती है इजी एंड ओपन एक्सेस टू ऑल टाइप ऑफ डिजिटल कंटेंट, इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेजेस, मूवी इमेजेस, ठीक है। तो जितना भी डाटा है, जितना भी टेक्स्ट है, इमेजेस है, फोटोज है, सब कुछ आप बहुत ही इजी तरीके से एंड ओपनली एक्सेस कर सकते हो, मतलब फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कॉस्ट, कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का मतलब समझेंगे। इसका भी सेम है कि यहाँ पर भी आप किसी भी मटेरियल्स को, लर्निंग का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, रिसर्च मटेरियल्स को यहाँ पर शेयर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। मेनली पब्लिक डोमेन है ये, यहाँ पर सब कुछ फ्री है, नो कॉस्ट। यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो, एडप्ट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब शेयर कर सकते हो, ठीक है। लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन विद नो और लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन, मतलब यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। तो देखो ई ज्ञान कोश भी सेम चीज था, तो इसीलिए ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज कहाँ पर रिलेट होती है, ई ज्ञान कोश पर रिलेट होती है, ठीक है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ई ज्ञान कोश हुआ। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट ये भी मैंने कराया था, रिवाइज क्रैश कोर्स एंड कंप्लीट क्रैश कोर्स पर। यूनिट 3 जो है वो मैंने बहुत इन डिटेल्स में कराया था, बोला था कि यूनिट 3 से जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछने दो, आप लोग उसकी सही आंसर करके ही आओगे, इस तरीके से मैंने पढ़ाया था। अच्छा, तो देखो, और बोला भी था ये इस टाइप की क्वेश्चंस आएगा, और इस टाइप की क्वेश्चन आया भी इस बार। नेक्स्ट देखिए क्या है, पहला है लिस्ट 1 पर इंटेलिजेंस थ्योरी, एंड लिस्ट 2 पर है उनकी प्रोमोटर्स। तो पहला है मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, राइट। तो जो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी होती है उसका प्रोमोटर कौन है, एल एल थर्स्टन है, ओके। नेक्स्ट बी, SOI मॉडल मतलब स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल का प्रोमोटर्स कौन है, ये होगा आपकी JP गिलफोर्ड, ओके। नेक्स्ट मल्टीपल इंटेलिजेंस, देखो मैंने ये भी बोला था मल्टीपल फैक्टर थ्योरी और मल्टीपल इंटेलिजेंस दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस देख के जाओ। देखो, तो जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसका प्रोमोटर्स कौन है, बहुत आसान है, हार्वर्ड गार्डनर, राइट। नेक्स्ट क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस, गोलमैन, सभी जानते हो आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट
When teaching learning materials is introduced offline so that learners can access the content anytime before the class starts, can write down their questions problem which can ask during the classroom is called. मतलब क्लासेस खत्म होने के बाद भी आप क्लासेस को देख सकते हो, ठीक है, ऑफलाइन मोड पर। और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है या क्वेश्चंस हो रही है, आप लिख सकते हो और जब क्लासेस स्टार्ट हो तो उस प्रॉब्लम्स को या क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो। तो वो कौन सी क्लासरूम पर होगा? वर्चुअल, गूगल क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम और ट्रेडिशनल क्लासरूम। इनमें से सही आंसर होगा फ्लिप्ड क्लासरूम। चलो नेक्स्ट, 50 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इंडिकेट द नीडेड एक्शन फॉर चेंज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब कि जो भी चेंज होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पर जो चेंजिंग प्रोसेस है वहां पर कौन सी एक्शन की जरूरत है। ये चेंजिंग जो प्रोसेस है, चेंजिंग थ्योरी है, अनफ्रीजिंग, जो भी अनफ्रीजिंग है, रिफ्रेजिंग है, ये सब चीज मैंने अनअकैडमी पर फ्री कोर्सेज पर पढ़ाया था। तो देखो यहाँ पर जो चेंजिंग प्रोसेस है वहां पर पहला क्या होगा? अनफ्रीज होगा, ठीक है, बिल्कुल सही, डायरेक्ट है कि अनफ्रीज करना होगा। पहला फर्स्ट स्टेप ही है अनफ्रीजिंग का। सेकंड क्या है? एंजाइटी 1 यहाँ पर बोला गया कि फियर फॉर ऑफ चेंज शुड बी डिक्रीज, ठीक है। तो चेंज हो रही है, इसके लिए आपके मन में डर है, तो उसको हटाना होगा, उसको रिड्यूस करना होगा, बिल्कुल सही। चेंज से हम लोग नहीं डरेंगे। नेक्स्ट है एंजाइटी 2 पर, फियर ऑफ नॉट चेंजिंग मस्ट बी इंक्रीज, मतलब कि चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, जो भी चीज पहले था अब भी वही चीज है, कोई भी चेंज नहीं हो रही है, इसके लिए आपके मन में डर है। बिल्कुल ये डर को इंक्रीज करना चाहिए क्योंकि चेंज नहीं हो रही है, सेम चीज हो ही जा रही है, सेम प्रोसीड्यूर है, सेम टेक्निक्स है, तो यहाँ पर एक डर होगा कि हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसीलिए ये डर को इंक्रीज करना होगा, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर चेंज आएगा, राइट। तो इसीलिए ऑप्शन सी भी सही है। तो देखो ए बी सी सही हो गया, तो यहाँ पर ए बी सी देखो फोर्थ पॉइंट पर है, इसीलिए फोर्थ पॉइंट इज द करेक्ट, ठीक है। तो लर्नर्स आज के लिए इतना ही। अगर लेसन अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो न्यू लर्नर्स है जो पहले ये वीडियो देख रहे हो तो उनके लिए कहूंगी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसके थ्रू आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी, बाय बाय।